तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत और कल की शानदार तेजी और ऐतिहासिक स्तरों के बाद आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, कहां करें ट्रेड और क्या करें, कहां करें निवेश, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और दमदार दिन सर। आज तो दिन भी अच्छा है। हाँ, वसंत पंचमी का। और बसंत पंचमी वो त्योहार है जो आमतौर पर पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, कुछ नया होने की, और कहते हैं कि ये त्योहार तब मनाया जाता है जब आप पतझड़ से बसंत और बहार में आते हैं, नए नए मौसम में। हाँ, तो कल से हमने उस बहार के नए मौसम के संकेत देख लिए। तो हमारे सारे दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशियों भरा। और ये आमतौर पर बसंत पंचमी का दिन जो होता है वो हरियाली वाला होता है, तो ग्रीन 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 दिखे स्क्रीन पर आप सबको, ये शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, और कल के दमदार एक्शन के बाद तो आज भी जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, एक्शन तो भरपूर होने वाला है। एक और चीज़ है, खास बात है कि बसंत पंचमी का त्यौहार सरस्वती जी की पूजा के लिहाज से भी मनाया जाता है, और हम तो सारे, हम सब लोग सरस्वती जी के पुजारी हैं। जो ज्ञान थोड़ा बहुत मिलता है उन्हीं के आशीर्वाद से मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन्हें आज के दिन विशेष तौर पर सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। और जो हमारे जैसे लोग हैं जो ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही रहने वाले हैं, कभी कुछ वो कहते हैं कि एक्सपर्ट या टीचर या मास्टर बन नहीं सकते, क्योंकि हम मार्केट के स्टूडेंट हैं। मार्केट हर रोज़ हमें कुछ सिखाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे याद आया, मैंने कल एक इंटरव्यू रिकॉर्ड भी किया था वल्लभ बंसाली साहब का, इक्विटी गुरुकुल के लिए, जो इस गुरुवार को आप देखेंगे। वल्लभ बंसाली साहब 50 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू में यही लाइन कही कि हम तो ज़िंदगी भर मार्केट के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहेंगे तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो यही कामना करते हुए वसंत पंचमी आज मनाई जाए। आज मार्केट क्या सिखाएगा, संकेत क्या कह रहे हैं? हर रोज कम से कम, हाँ, एक अच्छी बात है कि इस मार्केट में रहने का दीप ये बड़ा फायदा है कि हर रोज ऐसा लगता है कि कल से ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि रोज नया सीखने को मिलता है, नया समझने को मिलता है। लेकिन आज के लिए संकेत देख लेते हैं किस तरह के हैं, जिसके बेसिस पर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की करेंगे शुरुआत। अमेरिकी बाजारों में कल छुट्टी रही, इसीलिए SGX निफ्टी आपको सपाट नजर आ रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कल जहाँ हम बंद हुए थे उसके मुकाबले में आज ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है। 250 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, यानी कि अमेरिका में आज रात मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन होगा, इसकी पूरी संभावना है। कल यूरोप में बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है, 2-2.5% तक यूरोप के बाजार भागे हैं। उस हिसाब से अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हम तो कुछ नहीं भागे। हम तो मुश्किल से 1% बढ़े हैं निफ्टी पे। बैंक निफ्टी तो बेचारा पीछे से अटका हुआ था, इसलिए भागा है। तो हमारे लिए अभी भी स्कोप है बढ़ने का। वैसे रिजल्ट सीजन लगभग खत्म होने आए, लेकिन इक्का दुक्का नतीजे आते दिखेंगे। तो आज नेस्ले, निफ्टी की दिग्गज कंपनी के नतीजे, और वरुण बेवरेजेस, शेफलर इंडिया जैसे कैश मार्केट की कंपनियों के नतीजे हैं। रेलटेल का IPO खुलने जा रहा है, तैयारी हमारी। न्यूरेका का IPO, जैसा मैंने कल आपसे वादा किया था कि पूरा पढ़ने के बाद आज आपसे बात करूंगा, तो इन दोनों IPO पर हमारा विश्लेषण तैयार है। वित्त मंत्री आज 11 बजे RBI के बोर्ड को संबोधित करेगी बजट के बाद, और RBI की क्रेडिट पॉलिसी के बाद ये पहला संबोधन होगा, तो इस पर रहेंगी नजरें 11 बजे। बिल्कुल सर, तो ढेरों क्यूज आ रही हैं जहां तक बाजार का सवाल है। और कल वैसे तो अमेरिकी बाजार बंद रहे, एशिया के बाजारों में भी छुट्टी का माहौल ही चल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो चीन और ताइवान बंद है, पर जिस तरह से एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है और जिस तरह से मजबूती का दौर जारी है, उस पर चर्चा करना चाहूँगा सर। एक बार जरा कल का थोड़ा एक्शन समझाएं। दमदार मूव आए, और जो लेवल्स हमने तोड़े हैं एक ही गो में, उसको कैसे देखें? ऑनेस्टली ये तो पता था कि हाईज बनेंगे, ये कॉन्फिडेंस तो सुबह 7 बजे से था, इवन वीकेंड पर भी था कि भाई मंडे का ट्रेडिंग सेशन जबरदस्त होगा। लेकिन ऑनेस्टली इतना जबरदस्त होगा ये नहीं सोचा था। मतलब मेरा ये सोचना था कि शायद हम 15,300 के आसपास निफ्टी पर रुकेंगे, 15,340 के आसपास का हाई बनाया। तो निफ्टी ने तो फिर भी कमोबेश वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी, ये मतलब बैंक निफ्टी ने तो डिसाइड ही कर रखा है हर बार सरप्राइज या शॉक देने का। अच्छी बात है कि सरप्राइज ज़्यादा आते हैं, और जिस तरह से 1200 पॉइंट की तेजी बनी है लंबे समय बाद, बैंकिंग शेयरों ने, बैंक निफ्टी ने फंडामेंटल CIU कहूँ कि इकोनॉमिक डेटा पर रिएक्शन दिया है।
कल ये बड़ी तेजी का कारण पूरी तरह से ये था कि आपके लिए जो इन्फ्लेशन के डेटा घट कर आए, ये बड़ा कंफर्ट है। नहीं तो 2 बार आरबीआई ने जो पॉलिसी पोज की है उसके बाद आप हमेशा ये सोचेंगे कि कभी भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़े ना बढ़े तो कम से कम कमेंट्री में जो अकोमोडेटिव स्टैंड है उसको डॉविश कर दिया तो कि हम सतर्क हैं, सावधान हैं। आप ये सब सुनना नहीं चाहते इस वक्त, करेक्ट। तो ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा अगर समझिए 2 दिन बाद पॉलिसी हो, 4 दिन बाद पॉलिसी हो, तो गवर्नर साहब क्या कहेंगे? अरे मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ कि चलिए ठीक है, कच्चा तेल मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है हमारा लोकल इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ों का, वो तो हमने कंट्रोल में किया है। तो ये बड़ा कंफर्ट है जो बैंक निफ्टी ने लिया है। उसके अलावा देखिए, मार्केट के टेक्निकल्स डेटा तो अपनी जगह है ही कि हल्के बाजार में आपके लिए बढ़ना आसान होता है। तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये तेजी ड्यू थी जी। एक ही दिन में इतनी जोर से बढ़ेंगे ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ठीक है, यही मार्केट की खूबी और खासियत है, यही हम सीखते समझते हैं हर रोज। कल यही सीखा कि भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल शब्द में भी वही है, आई एम पॉसिबल, तभी जाके वो इम्पॉसिबल बनता है। तो उसकी स्पेलिंग भी वैसा है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मार्केट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर बैंक निफ्टी। और नई दिशा अब खुलती हुई दिख रही है जहां तक। हाँ, ये तो लाइफ हाई, और स्पेशली दीप कल के लाइफ हाई की 2 खास बातें हैं। पहली चीज तो ये कि कल आपने लाइफ हाई सिर्फ एक इंडेक्स में नहीं बनाया, तीनों पर एक साथ बनाया। तीनों पर आपने क्लोजिंग भी लाइफ हाई पर दी, तीनों की क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल के आसपास हुई, और तीनों इंडेक्स आप देखिए स्टडी दिन भर हर एक लेवल से ऊपर बढ़ते हुए दिखे। यानी कि जिसको जिस लेवल पर कंफर्ट था उसे खरीदने और बेचने का मौका पूरा मिला जी, करेक्ट। गैप से खुलने के बावजूद गैप, और आमतौर पर यह होता है कि जितना गैप खुला उस गैप से अगर आप दुगुना से ज़्यादा बढ़ते हैं, आप 36,500 के आसपास खुले और 36,450, यानी कि आप 400 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद भी 900,000 पॉइंट और बढ़े जी, जितना खुले उससे डबल और स्क्रीन पर बढ़े। ये ताकत है बाजार की। तो कल के सेशन में ताकत दिखी है, और इस ताकत का मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या है? इस ताकत से मुझे एक बड़ा फायदा मिलता है कि अब नीचे की रिस्क कम हो जाती है। दूसरा, ये कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आ जाता है कि नीचे आएगा तो लेना है। तो ये 2 बड़ी चीजें। पिछले हफ्ते खरीदना है लेकिन धीमे धीमे रुक रुक कर संभल के, अब ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि खरीदना है, भरपूर खरीदना है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप जब मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है, आप पोजीशन उतनी रखें जितना अगर आपकी गैप से नीचे ओपनिंग हो जाए तो आप संभाल सकें। लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि जहां आपको पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा बनाने का वक्त मिलता है। तो आपको किस मार्केट में पोजीशन ज़्यादा बनानी, किस मार्केट में कम बनानी, वो भी समझ में आना चाहिए। तो जब इस तरह का माहौल है तब आपको पोजीशन ज़्यादा बनानी होती है, और जब पिछले हफ्ते जैसा माहौल हो तो पोजीशन ओवरनाइट थोड़ी सी कम रखनी होती है। आपको मार्केट के हिसाब से ढलना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो अगर मार्केट आपको संकेत दे रहा है कि जाओ खेलो बढ़िया अच्छे से, तो अच्छी बात है। ऐसे मार्केट में सबसे बड़ा कंफर्ट ये है कि 100-150 पॉइंट अगर नीचे आ भी गया निफ्टी तो भी आप डरेंगे नहीं। सही बात है। आपको मालूम है मुझे और लेना है, पहले लेवल पर लेना है, पहले इंपॉर्टेंट लेवल पर लेना है, दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल तक का मौका ही नहीं आता जी। तो ये इस मार्केट की खूबसूरती है, और इसी हिसाब से आपको जोश और फुल फ्लेज ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। बीच बीच में कभी कभार छोटे मोटे झटके लगेंगे, उससे डरना नहीं है। बिल्कुल, तो झटकों से डरना नहीं है, मौके का फायदा उठाना है, और पूरी फील्ड आपके लिए खुलती हुई दिख रही है। आज तो खैर मार्केट्स में एक्शन रहेगा, प्राइमरी मार्केट्स में भी एक बड़ा दिन है, और 2 IPOs हैं जिस पर अनिल जी से बस थोड़ी देर में राय भी जानेंगे। रेलटेल जो IPO आज खुल रहा है, और साथ ही न्यूरेका जिसका आज है दूसरा दिन। तो सर, IPO पर आपकी राय जानिए, उससे पहले आज के थोड़े संकेत समझ लें, किस तरह से रीड कर रहे हैं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, FIs के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव हैं दीप, और घरेलू फंड्स के नेगेटिव है। बाकी संकेतों में कोई बदलाव नहीं है, वायदा कारोबार के न्यूट्रल ही है। सेंटीमेंट और ट्रेंड कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, पॉजिटिव का पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते पूरा सब कुछ होने के बावजूद हमने इसे पॉजिटिव रखा, और अब भी पॉजिटिव है। 15,175, 15,250 आज के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है जिस पर आपको फोकस करना है। वैसे तो इसके नीचे जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बाजार ने सिखाया कि रेंज हाथ में रखना हमेशा ठीक रहता है। 15,075, 15,125 ब्लाइंड बाय जोन है, ब्लाइंड आंख बंद करके उन लेवल पर खरीदारी करने का जोन है जो आपको मिलेगा नहीं। ऊपरी रेंज 15,350, 15,400 की एक अंदाज से दी हुई रेंज है, और ऊपर उसके ऊपर 15,450, 15,475 एक ऐसी रेंज है। इसके आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार कर सकते हैं निचले लेवल का, और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। ये आपके लिए निफ्टी के बड़े जोन हो गए।
बैंक निफ्टी 37,000 दिन का सपोर्ट लेवल है। आज जोन नहीं है, एक ही लेवल दिया है, क्योंकि लेवल बहुत दूर के आ रहे हैं। कायदे से मैं लेवल देता तो बहुत नीचे के दीप लगभग 700-800 पॉइंट नीचे के बैंक निफ्टी पर निकल कर आते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक सपोर्ट लेवल दे दिया आपको 37,000 का दिन के लिए, वो भी अंदाज से है, डेटा के लिहाज से। इसके नीचे 36,475, 36,625, ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज के ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया है। 36,615 आपने 5 फरवरी को बनाया था, राइट? 5 फरवरी से आप अटके पड़े थे वहाँ पर। 5 फरवरी के बाद आपने 36,615 को का ब्रेकआउट दिया। 2 बार आप 36,450, 475 के लेवल को टच करके पिछले हफ्ते करेक्शन देते हुए दिखे। तो अब वो 150 पॉइंट की रेंज मेरे लिए मजबूत सपोर्ट होगी। ओके हाँ, जहां पर आप अटक रहे थे बार बार, अटकने की जगह आपकी 36,475 से 36,615 थी, उसको कल पार किया। और आपको एक चीज ध्यान है कि 36,615 पार करने के बाद आपका 37,000 तक कोई, आपने कहा भी था, बीच में लेवल ही नहीं है। करेक्ट। अब 37,500 तक नहीं है, ये नहीं पता था कि 37,000 भी इसी सुनामी में पार करके और आगे निकाल के 37,500 तक ले जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड था। ये फ्लोज, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, जो आपको कहना है कहो, यही कमाल है जो आपको। और नेचुरली देखिए, किसी के भी लिए भी और मेरे लिए भी, भले मैं कितना ही बुलिश हूं, लेकिन कल के जिस तरह के माहौल में 1200 पॉइंट का प्रेडिक्शन करना थोड़ा जरूरत से ज्यादा। अब हमें पता है कि पहली इनिंग में हमने जो रन बनाया उसके बेसिस हम टेस्ट तो जीत जाएंगे, लेकिन क्या हम 2.5 दिन में, 3 दिन में, 3.5 दिन में, और मतलब इतना बुरी तरह से हराएंगे, ये प्रेडिक्शन करना हमेशा मुश्किल होता है। जीतेंगे पक्का है, लेवल आएंगे पक्का है, लेकिन इतना फास्ट, इतना जल्दी आ जाएंगे ये नहीं पता। ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम वो भी नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे ट्रेडर्स फिर बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होकर जरूरत से ज़्यादा खरीद लें, और फिर उसमें क्या हल्का सा भी ऊपर नीचे होना तो वो हिल जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे व्यूअर्स हिलें, कम ले लेकिन पूरा कमाएं। अगर आप एक लोट लेकर 1000 पॉइंट खड़े रह सकते हैं तो भी बढ़िया है कि आप 10 लोट लें और 200 पॉइंट में निकल जाएं। सो अल्टीमेटली नेट आपके पैसे ज़्यादा आने चाहिए। तो उस लिहाज से जो ये मूव था कल का, थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो 37,000 आपके लिए पहला सपोर्ट लेवल है दिन का। 36,475, 36,625 ये ब्लाइंड बाय रेंज है। अब ऊपर के रेंज जो मैं दे रहा हूँ दीप, ये बिल्कुल अंदाज से है ही नहीं मेरे पास में। 37,450 तो कल का है ही है, वो तो मुझे पता है कि वहाँ तक है। 37,450, 37,600 एक अंदाज से मैंने रेंज दे दी, ठीक है, ये अंदाज से। उसके ऊपर अब फिर 38,000 ही बनता है। 37,500 के पार निकल कर टिक गए तो फिर 500 पॉइंट का आपका नया ब्लॉक आ जाएगा। तो वो 37,850, 37,950 अंदाज से एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज रख लीजिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि जब इस तरह का फोर्स हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, बस सिंपल वही रखें, बजाय इसके कि ये अंदाजा लगाएं कि कहाँ तक जा सकता है क्योंकि कहाँ तक जा सकता है वो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। इसीलिए आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहे तो बेहतर है। फिर भी ये आपके लिए रेंज हो गई और जोन हो गए बैंक निफ्टी के दीप। बिल्कुल सर आपने क्रिकेट की एनालॉजी यूज करी है, तो फिर इसमें बता भी दीजिए कि आज का अश्विन कौन होगा? आज का अश्विन तो अश्विनी है अश्विनी है बिल्कुल। तो मैन ऑफ द मैच है ही, इस बार तो कोई सवाल ही नहीं है। और जिस शर्मा साहब सोच रहे होंगे मैंने 160 मारा, फिर भी इसके बाद में मेरा डाउटफुल है। 5 विकेट वो पहली इनिंग में ले चुके हैं और 4-5 तो उन्हें लेने ही होंगे, तभी जाके हारे। मुझे देखना है कि आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम जीतते हैं, आज इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी बुरी तरह से हराते हैं। क्योंकि है ना वो मनोबल तोड़ना जरूरी कि आप जीतते कितनी दम से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 36 पे जब ऑस्ट्रेलिया में आप पहली इनिंग में ऑल आउट हुए और उसके बाद जो रिकवरी हुई है, तो वो क्या होता है कि जैसे इसी तरह से इंग्लैंड पहला टेस्ट जीत के थोड़ी कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट का वो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको करारी हार मिलता है एक दिन में, तो अब इंग्लैंड क्या बैठ के सोच रहा होगा, पहला टेस्ट मैच हम टॉस जीत गए इसलिए जीत गए, नहीं तो पहला भी हार जाते थे। और क्योंकि जो जीत का डिफरेंस है ना, करेक्ट, वो ताकत दिखाता है जी कि अगर टॉस न्यूट्रल हो, दोनों को मिले तो कौन ज्यादा बेहतर खेल सकता है। तो टॉस अगर इंडिया के फेवर में, तो नो डाउट पिच भी थोड़ी हमने इस बार अच्छी वाली बनाई है समझकर, और उसके साथ टॉस ने भी साथ दिया। तो मुझे लगता है लंच तक काम निपट जाए तो बढ़िया है। बढ़कर आज तो लग ही रहा है, हो जाएगा सर। चलिए, इंटरेस्टिंग एक्शन है टेस्ट फील्ड पर इंटरेस्टिंग एक्शन बाजार में भी है। दिन की रेंज बताएं सर फिर आज की। 15,250, 15,350 दिन की छोटी रेंज निफ्टी की, 15,175, 15,400 दिन की मीडियम रेंज है,
15,115 और 15,450 दिन की बड़ी रेंज है। 15,350 के ऊपर के कोई लेवल है नहीं, अंदाज से मैंने आपको दिए हैं। बैंक निफ्टी 37,450 दिन की छोटी रेंज है और 36,625 ये नीचे का लेवल परफेक्ट है, ऊपर का अंदाज से 37,750। नीचे का जो सबसे बड़ा रेंज में 36,475 ये भी परफेक्ट है, लेकिन ऊपर का 37,950 अंदाज से। तो ऊपर चूंकि ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी, लाइफ टाइम हाई, जो शब्दों का आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कीजिए उस रेंज में। तो लेवल्स आपके लिए अंदाज से ही आते हुए दिखेंगे। ये आपके लिए सारी रेंज। ठीक है सर, डेटा क्या बता रहा है एफआई पोजीशनिंग का? और थोड़ी सी बढ़ी है, 62 से 63%। कल की तेजी के हिसाब से जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी, और वो अच्छी बात है, मतलब और रूम और स्कोप है। और देखिए, इस बड़े ब्रेकआउट के बाद ये ग्लोबल मार्केट्स के माहौल में एफआई जब यहाँ और 62-63% पर लॉन्ग पर बैठे हैं तो और कम नहीं करेंगे जी। ये आपके पास कंफर्ट है, उल्टा बढ़ाएंगे ही, बढ़ाए ना बढ़ाएं, कम नहीं करेंगे। तो आपके लिए कम से कम एक कंफर्ट आ जाता है कि एफआई बेचने नहीं आएंगे जी। इतना भी काफी है ना। जब आपकी खुद की स्ट्रेंथ इतनी दिख रही है, स्क्रीन मजबूत है, चिल्ला चिल्ला कर कैरी खरीदिए, तो फिर अगर कोई बेचने ना आए उतना भी काफी होता है। तो उस हिसाब से ठीक है। पुट कॉल रेशियो फिर से वही 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर आ गया, 1.38 से 1.57। विक्स जरूर 2% कम हुआ है, ये कंफर्टेबल है, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं दी। ठीक है सर, पोजीशंस का क्या करें? 15,225 इंट्राडे के लिए छोटा स्टॉप लॉस दिया है। क्लोजिंग बेसिस पर एक दिन और 15,150 का रखिए, बाद में मैं रिवाइज करूंगा। एक दिन थोड़ा 150 पॉइंट का रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा रखिएगा। और बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है 37,000 का। कायदे से तो बहुत दूर आता है स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस पर 36,100 आता है, 1200 पॉइंट दूर, जो कल आप बढ़े हैं उसका मतलब नहीं है। या फिर 36,500-600 के आसपास आता है, वो भी मतलब नहीं है, 800 पॉइंट दूर का। इसलिए मैंने 37,000 का अंदाज से राउंड फिगर के हिसाब से बैंक निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 37,000 का स्टॉप लॉस दिया है। जो शॉर्ट है होने तो नहीं चाहिए। कल सुबह भी पहला सेंटेंस ये था कि आप कुछ और करें ना करें, शॉर्ट ना करें और शॉर्ट ना रहे जी। अब शॉर्ट ना करें ना रहें, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग हिंदुस्तान में जितने वो हमारा ही चैनल देखते हैं, और ऐसी भी गलतफहमी हमें नहीं कि सारे लोग जो देखते हैं वो मानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट्स तो हैं ही। अब जो हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा आपका कल का हाई 15,350 पार होने पर। अब आप शॉर्ट काट लें, इसके ऊपर बंद हो तो भी शॉर्ट काट लें। 37,500, 37,450 का हाई है, 37,500 का स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी पर रखिए, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। ठीक है सर, नई पोजीशंस के लिए क्या कहेंगे? 15,225 के स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीदनी चाहिए। 15,340, 15,390, 15,440, 15,475 और 15,500 ये लेवल देखिए, घबराए ना। जो सारे लेवल मैंने दिए राउंड फिगर के, उससे 10-10 पॉइंट नीचे के टारगेट दे दिए, ताकि टारगेट अचीव हो जाए, मैं भी लगा सकूँ टारगेट हिट स्टैम्प लगा सकूँ, उस हिसाब से दिए। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए दिए, और ताकि 15,340, 15,390, नहीं तो क्या होता है वो कई बार राउंड फिगर वाला टच नहीं होता ना, थोड़ा ऊपर से वहाँ से आ जाता है। तो ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,475, 15,500 के रेंज में एक चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का। 15,550 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 15,440, 15,400, 15,350 और 15,320 ये लेवल्स हैं जिनके लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में ऊपर की तरफ से। अंडरस्टूड सर। बैंक निफ्टी क्या करेंगे? बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 37,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 37,450, 37,600, 37,750, 850, 950, 37,450 के ऊपर के सारे लेवल्स अंदाज से दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से ट्रेल करते चलें, ज़्यादा बढ़िया है। शॉर्ट करने का भी कोई लेवल खास निकल कर नहीं आ रहा है, एक अंदाज से दे रहा हूँ कि 38,000 के आसपास शायद थोड़ा सा रुके, और जिन लोगों को शॉर्ट करना है वो वहाँ चांस ले सकते हैं। अब आप 37,850, 37,900 से करते हैं, 37,950 से करते हैं, 38,000 पे करते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो उस समय का मूड माहौल देखकर डिसाइड कर ले। 37,950, 38,000 इस रेंज में शॉर्ट करिए। 38,100 का स्टॉप लॉस होगा। 37,850, 37,750, 37,600, 37,500 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आप बैंक निफ्टी में ऊपर की शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल बनानी है शॉर्ट पोजीशन। हाँ भाई, ऐसा है कि जिसको बनानी हो तो बनाएगा, और फिर जब जिसको बनानी है, देखिए बाकी तो बहुत क्लियर कट है, आप आराम से खरीदारी करिए जी, आपको मौका देता है। पहले लेवल पर खरीदिए, पहले इंपॉर्टेंट लेवल पर और ऐड करिए, बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। लेकिन बहुत लोग हैं दीप ऐसा जिनको शॉर्ट करने में मजा आता है। आशु सर को देखो, कल भी बोल के गए ना शॉर्ट करने, वो करने वाले करेंगे ऐसा, और करना भी चाहिए। मतलब अगर आप स्किल्ड हैं, आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब
इसमें कोई गलत नहीं है। सो करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में करिए, और आपको फिर ट्रेंड के अगेंस्ट जब आप तेजी कर रहे हैं, सॉरी मंदी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कब और कैसे लगाना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि काटना कब है जी। बहुत लंबे खड़े रहेंगे तो खुद कट जाएंगे, हाँ सही बात है। वैसा है। तो बस उतना ध्यान रख के करेंगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है सर, भील और सेल बैन में थे, बने हुए हैं, कोई वहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट। अच्छा सर, एक स्टॉक रिलेटेड सवाल पूछना था, क्योंकि बैंक्स में हम इतना एक्शन देख रहे हैं और एफएम ने प्राइवेटाइजेशन की भी बात करी थी कि 2 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। आज 4 नाम सामने आए हैं खबरों के मुताबिक। कैसे देखें सर, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी जैसे नाम इसमें शामिल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शामिल है, किस तरह से देखें इस खबर को सर? देखिए दीप, इसमें 2 चीज़ें देखने वाली बात। पहली चीज़ तो ये कि जब सरकार ने इस शब्द का इस्तेमाल किया बजट में कि प्राइवेटाइजेशन, वही अपने आप में एक बोल्ड वर्ड है। जनरली इस तरह का शब्द पहले आप कभी बजट में सुनते ही नहीं थे। डाइवेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सेल, प्राइवेटाइजेशन के नाम से लोगों को डर लगता है, आई मीन पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये अपने आप में एक बड़ा बोल्ड वर्ड है जो इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो हो गया। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है स्पीड। बजट गया ही नहीं अभी तक तो ढंग से पूरा 2 हफ्ते ही हुए हैं। हाँ, अभी तक हमें याद है, और तुरंत आपको नाम सामने आ रहे हैं जी। ये काम करने की स्पीड है। मैं इस बार इसलिए, आप मुझे याद है, आप पिछली बार आप पूछ भी रहे थे कि बीपीसीएल कौन कौन क्या मतलब होगा क्या। इस बार सरकार कमर कस के बैठी कि करना है, और ये चीज़ दिख रही है। अब इसमें आप नाम में हमेशा ये कह सकते हैं कि क्या बैंक ऑफ इंडिया को वाकई में करने की जरूरत है, बढ़िया बैंक है। आईओबी तो मतलब सबसे टॉप क्लास बैंक है जिसको कर ही देना चाहिए। मतलब ये ऐसा वो खड्डा है जिसमें कितना भी पानी भरो, करेक्ट, ये सूखा ही रहेगा। करेक्ट, सही बात। मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज्ड पीएसयू बैंक होगा आईओबी जी, जिस तरह के, मतलब मैंने इसके एनपीएस देखे जी सर। तो ये तो जो ले ले उसको साथ में थैंक्स गिविंग डे के लिए दिन नोट भी देना चाहिए, थैंक यू आपने ले लिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोशिश तो कर रहा था उभरने की, लेकिन ठीक है वो भी बेचना चाहें तो तीसरा सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया तो फर्स्ट क्लास बढ़िया बैंक है। कोई हो सकता है सेंट्रल बैंक के साथ किसी एक को चिपका दे, बैंक ऑफ इंडिया के साथ किसी एक को चिपका दे, और दो को 4 को 2 करके बेच दे, वो कर देना चाहिए। इतने सरकारी बैंक होने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपको रखने ही तो 2-3-4 रख लो। कोई एक एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एक आध कैनरा बैंक टाइप 4 बैंक हो गए, बहुत है। 4 से ज़्यादा सरकारी बैंक चाहिए भी नहीं। बाकी सबको एक दूसरे के साथ मर्ज कर आके जिसको देना है दे दें। लोग लेने के लिए तैयार खड़े हैं, आज की तारीख में ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही बंद करने पड़ेंगे। करेक्ट, वैसा हाल है। अब प्रॉब्लम क्या है, इनमें आप कितना भी पैसा डालो, पैसा डाल के रिकवरी तो होनी नहीं है। खाली इनकी वर्किंग कैपिटल थोड़े टाइम के लिए इनको मिल जाता है, और बाकी ले दे के अब ये पूरे डिपेंडेंट तो रिकवरी पर ही है, नया बिजनेस कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। अब कौन सा होगा, किस वक्त होगा, और एक और चीज़ ये हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं अभी तक, ऑफिशियली सरकार की तरफ से ये 4 नाम नहीं आए, मीडिया रिपोर्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, मीडिया में हर एक जगह जी। तो इसका मतलब कहीं न कहीं से बढ़िया वाली खबर आई है सबके पास, और सबको एक साथ आई है। सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनल्स को। इसका मतलब कहीं न कहीं मतलब धुआं तो है तभी ये आग दिखती है, कहीं कहीं आग तो है तभी ये धुआं दिख रहा है। तो देखते हैं, कम से कम आज अच्छी बात है, इसी के दम पर सरकारी बैंकों में एक्शन तो रहेगा। बिल्कुल सर, ये सारे स्टॉक भागी। वैसे आपने कहा था इस साल की थीम डाइवेस्टमेंट, इस साल की थीम डाइवेस्टमेंट है। सरकारी बैंक है, सरकारी कंपनियां, बजट के दिन से हम कह रहे हैं कि सरकारी बैंक। आप देखिए अब एक्शन जो होगा। बिल्कुल, तो नजर रहेंगी इन 4 नामों पर और पूरे के पूरे बैंकिंग पैक पर भी। अच्छा सर, डेटा समझाएं, फिर से एफआईएस की खरीदारी वापस आई है एक दिन के ब्रीदर के बाद। अच्छे डेटा हैं दीप। 1234 करोड़ की कैश में खरीदारी, 522 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है। स्टॉक्स भी 300 करोड़ के खरीदे। तो एफआईएस फिर से फुल फ्लेज मूड में आते दिख रहे हैं। घरेलू फंड अपने नियम के मुताबिक बेचते हैं, 1050 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। ठीक है, यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है डेटा के लिहाज से। निफ्टी में 15,200 मजबूत सपोर्ट है, एक तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं मान सकते हैं, क्योंकि 15,000 और 15,200 दोनों पर 26 लाख शेयरों का 17 लाख शेयर 15,200 के पुट पर ऐड हुए हैं कल ही, तो वो आपके लिए मजबूत बेस का काम करेगा। तो 15,200 तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। आप बंद हुए 15,315 पर। 15,300 पर भी 17 लाख शेयर ऐड हुए कल के सेशन में। तो इमीडिएटली दिन का ट्रेंड डिसाइड करने के लिए 15,300 के नीचे से आप पहला पॉइंट गिनेगा अगर कमजोर हैं तो भी, और 15,500 ऊपर हल्की रुकावट का लेवल है, तो उससे पहले कोई लेवल नहीं। तो बड़ी रेंज जो दिख रही है वो 15,200
15,500 की बैंक निफ्टी पर नजर आती है। बैंक निफ्टी पर डेटा बहुत ही छोटे हैं दीप, 37,000 हल्की फुल्की सपोर्ट लेवल है, जहाँ 6 लाख शेयर पुट में, 5 लाख शेयर कॉल में बहुत ही छोटा है। तो बैंक निफ्टी में कोई खास डेटा नहीं, उसके नीचे 36,500 पर सपोर्ट है, 37,500 पर हल्की रुकावट है। बहुत 5-7 लाख शेयरों के डेटा में बैंक निफ्टी में मेरे लिए एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल काम है, कुछ है नहीं उसमें। जी, तो लेवल्स वगैरह सब जो पहले दिए वही ठीक है। ठीक है सर, चलिए इंटरेस्टिंग एक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए। अच्छा सर, जो आईपीओ मार्केट में बढ़िया एक्टिविटी है उसके बारे में बताएं। आज जो आईपीओ खुल रही है पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। रेलटेल की आईपीओ, क्या सलाह देंगे? पैसा लगाया जा सकता है दीप, और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है वो भी लगा सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए आज से लगाना चाहते हैं, छोटे लिस्टिंग गेन के लिए, अनाप शनाप 2 गुना 3 गुना देखने की जो आदतें पड़ी हुई है वो सुधार ले। वैसा नहीं बनेगा। 20-25% ऊपर लिस्टिंग को अगर आप ठीक मानते हैं तो आप सोच सकते हैं। Okay. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत तोड़ फोड़ लिस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 93-94 रुपए के आसपास की इश्यू प्राइस है, 93। तो अगर 93-94 वाला 15-20 रुपए भी ऊपर लिस्ट हो जाता है तो भी बुरा नहीं है 20%। तो उस लिहाज से अगर आपको संतोष है कि भैया मुझे 20% का 25% का रिटर्न अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बहुत अच्छा लगने से क्या आप लोगों को लगना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है। उस लिहाज से आप छोटा पैसा लिस्टिंग पर कमाना चाहते हैं, छोटा इन सेंस कि वैसे छोटा नहीं है दूसरे आईपीओ के कंपैरिजन में, तो भी लगा सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये भारत सरकार की कंपनी रेलवे से जुड़ा हुआ कारोबार करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, रेलवे के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। छोटी साइज़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। चूँकि सरकारी कंपनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, ये फील्ड ऐसा है जिसमें कामकाज रहने वाला ही रहने वाला है, इसमें काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, तो वो सिंपल है। दूसरी चीज़ ये कि डेट फ्री कंपनी और आमतौर पर इनके पास हमेशा कैश रहता है, वैसे 11-11.5 रुपये कैश है पर शेयर। वाह। हाँ, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ ये अपने क्लाइंट से एडवांस भी ले लेते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि डेट फ्री तो ही है जी, और तो उसके अलावा कैश बैलेंस आपके हाथ में हमेशा रहता है, तो वो एक कंफर्ट है। तो ये 2 चीज़ें अच्छी है। खराब क्या है? खराब तो नहीं कहूँगा, कम अच्छा जो है, आप इसमें अनाप शनाप रिटर्न की उम्मीद मत रखें, क्यों? ये रूट मोबाइल नहीं है, इसमें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं आएगी, रीजनेबल ग्रोथ आएगी। इसलिए मैंने जो पहली लाइन लिखी है कि जो लोग साल का 12 से 15% रिटर्न बने सालाना 15% रिटर्न कंपाउंडेड कम नहीं होता, कम नहीं होता, लेकिन क्या है वो लोगों की आदत नहीं है, सुनने में कम लगता है। तो अगर सालाना 15% रिटर्न की आप उम्मीद रखते हैं और उस हिसाब से आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो बढ़िया स्टॉक। ओके, उतनी आप साल की 25% 20% हर साल कंपाउंडेड बने वो उम्मीद मत रखिए, 12 से 15%, और वो भी अच्छा है। खास तौर से गवर्नमेंट की कंपनी, अच्छी बिजनेस में, कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ठीक है, वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशंस भी नहीं है, बहुत सस्ता दे रहे हो ऐसा नहीं है, रीजनेबल दे रहे हैं, हल्की सी गुंजाइश है, तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा छोटा लिस्टिंग है और लंबी अवधि दोनों के लिए। सर इसको कंपैरिजन में किसके साथ देखें? इंडस टावर की तरह देखें या फिर जैसे स्टरलाइट टेक टाइप कंपनीज हैं उसमें देखें? इसको है ना, इसके 4-5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, तो इसके लिए आपको हर बिजनेस वर्टिकल के लिए कहीं आपको बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारती के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, रिलायंस जियो के साथ, कहीं आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के, फिनोलेक्स केबल जैसी कंपनियों के साथ करना पड़ेगा, कहीं आपको टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों के साथ करना पड़ेगा। तो ये मिक्स बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड मिक्स बिजनेस है, तो उस लिहाज से अलग अलग तरह का कारोबार। और अच्छी बात इसमें मुझे एक जो दिख रही है, रेलवे की ये हाल ही की जो कंपनियां हैं, जैसे हम आईआरसीटीसी की बात कर रहे थे कि उन्होंने बसेस की बुकिंग शुरू करी, ये भी वही उसी तरह की कंपनी है। अगर इस कंपनी ने, मल्होत्रा साहब का इंटरव्यू किया था, अगर इस कंपनी ने आगे चलते हुए प्राइवेट सेक्टर में बड़ी घुसपैठ कर डाली तो मजा आ जाएगा। वो एक गुंजाइश है इस कंपनी के लिए बड़ा परफॉर्मेंस देने की। वो होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप पैसा लगाइए, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सर, क्लियर बात है। फिर अच्छी ठीक ठाक लिस्टिंग गेन्स के लिए आप पैसा लगा सकते हैं और वैसे भी अच्छा स्टॉक है, बढ़िया रिटर्न्स देगा एनुअली आपको। न्यूरेका सर, दूसरा दिन है, पहले दिन तो अच्छा रिस्पांस मिला, आप क्या सलाह देंगे? पता नहीं, लोग एक चीज़ है, बहुत समझदार है, शायद हमसे ज़्यादा समझदार है, पहले दिन दबाकर पैसा लगा रहे। रिटेल 31 गुना सर। हाँ, सरप्राइजिंग है भाई। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना मुझे लगता है और पढ़ूँ। ये ऐसी कंपनी है, मतलब समझ के बाहर की कंपनी है। अच्छा, हाँ, आपके हाँ, मतलब एक्चुअली, मतलब आप इसकी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और ख़राब देखेंगे तो बहुत ख़राब लगेगी। अच्छा, हाँ,
दोनों तरफ से। दोनों तरफ है, मतलब एक्सट्रीम है दोनों तरफ। अब मैं दीप बता दूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जी। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है। जी। तो ये आजकल ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ये जो भी कोविड के टाइम पे सारी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आजकल काम में आते हैं ना, जी। इसका कारोबार करती है। अच्छा, ये बनाते नहीं है खुद, ये खुद की दूसरों से, production ना 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 दूसरों से लेते हैं। अब ये बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन खुद नहीं बना रहे, दूसरों से लेके अपना ब्रांड लगा के मार्केट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। करेक्ट। अब जो जिन दूसरों से ले रहे हैं वो ज़्यादातर शायद हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, लेकिन वो शायद कहीं बाहर से मंगवाती होगी, वो सब है। तो ये दोनों तरफ का मामला है कि एक तरफ आप अच्छे बिजनेस में। अब मैं आपको कुछ कुछ अच्छी चीज़ें बता दूं। पहले तो मैं ये बता दूं करना क्या है। जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें, आप ताकि आप उस माइंडसेट से सुने कि जिनकी रिस्क लेने की एपेटाइट है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ें पहले बता दूँ। पिछले 6 महीने के फाइनेंशियल देखिए, आउटस्टैंडिंग, गजब। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस भी किसी कंपनी की हो सकती है। 30% प्रॉफिट मार्जिन, 30%। हाँ, पिछले 6 महीने में, मतलब अल्टीमेट है। और यही पिछले 3 साल में चले जाए तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। 3 साल में 6%, 7% प्रॉफिट मार्जिन, 8%, एकदम ढीले। अचानक से ये कोविड पीरियड में जो इन्होंने कमाल किया है, इससे सारी डिमांड बढ़ गई ना। ऑक्सीमीटर हमने कभी जिंदगी में नहीं खरीदा था, जी, है ना? मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं था कि ऑक्सीमीटर भी कुछ होता है, कि वो सब टेम्परेचर नापने के ये भी होते हैं, वो गन लगाकर और सारे। तो ये अब पता चला। तो अब ये, लेकिन ये अब इसमें दोनों चीज़ है। पिछले 6 महीने के देख के लगेंगे अरे वाह क्या कंपनी है, और 3 साल के देखेंगे अरे कुछ किया ही नहीं कंपनी ने। अब अच्छा, 6 महीने में आपको लगेगा कि बहुत सेल्स बढ़ गई, और पिछले अब यही 6 महीने की सेल्स कोरोना जाने के बाद भी रहेगी क्या? अब तो हम नहीं खरीदते जी। अब तो अगर बुखार आ भी जाए तो ठीक है ना, थोड़ी देर देख लेते, नहीं तो तुरंत पहले थर्मामीटर लाओ। करेक्ट। नहीं है तो दूसरा लाओ, बराबर नहीं चल रहा नया खरीद लो। करेक्ट। जो 6 महीने वाला हाल अब नहीं रहा ना। Correct. तो अब आगे वो सेल्स रहेगी मुझे पता नहीं। तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग जो है, जो मुझे साफ साफ दिखता है वो है कि बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का पोटेंशियल है। ये बिजनेस बढ़ तो सकता है, लेकिन अब ये कि कंपनी इसका फायदा ले पाएगी नहीं, और एंट्री बैरियर चूंकि खुद आप बना नहीं रहे, मार्केट कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है 100 करोड़ का आईपीओ है। हाल ही के आईपीओ में सबसे छोटा आईपीओ, और मुझे लगता है ये रिटेल वाले जो इतने कूद रहे हैं ना, इसी वजह से कूद रहे हैं कि 100 करोड़ का आईपीओ भर दो, कुछ भी लिस्टिंग हो जाएगी, फ्लोट कम है। ये मुझे लगता है गेम वही है सर। रिटेल रिजर्वेशन भी 10%, और रिटेल का है कोटा 10% खाली। पता नहीं 10% ही क्यों किया, वो भी समझ में नहीं आया। तो ये एक रीज़न है जिसके चलते इस आईपीओ में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है। नेगेटिव क्या है, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल बेकार है, मज़ा नहीं है। हाँ, इस तरीका। अच्छा, इनके सीएमडी साहब सिर्फ 35 साल के, 10 साल का अनुभव वाले। अच्छा, इनके अलावा कोई भी एक वीके शर्मा साहब जो एलआईसी के पहले चेयरमैन हुआ करते थे, वो एक मजबूत बोर्ड पे हैं। इसके अलावा जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, किसी को इस फील्ड का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं। तो प्रमोटर्स को लेके आप दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो यंग है, 35 साल का, तो एनर्जी पॉजिटिविटी बहुत होती है यंग लोगों में काम करने, तो अच्छा भी कर सकते हैं जी। और दूसरा ये कि आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना है, तो फिर आपके वहाँ क्वेश्चन मार्क है। मैं इसलिए मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश भी कर रहा था, हमने ट्राई भी किया, अभी तक इंटरव्यू फिक्स नहीं हो पाया। होगा तो मुझे बहुत सारे सवाल उनसे पूछने। तीसरा है कि इनके लीड मैनेजर जो है आईटीआई, उन्होंने अभी तक एक ही आईपीओ मैनेज किया है, और वो भी डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। तो उनका रिकॉर्ड, लीड मैनेजर भी देखा जाता है कि मजबूत होना चाहिए। सही बात है सर। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि पहली इनिंग में, पहले डेब्यू टेस्ट में कोई 0 करने के बाद में सेंचुरी नहीं मार सकता। मैं सिर्फ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सामने रख रहा हूँ। इन सबको देखते हुए जो मुझे समझ में आया दीप, वो इस लाइन में लिखा है जी कि कंपनी जो ये प्राइमरी मार्केट में बूम चल रहा है, आईपीओ मार्केट में, कि जो आईपीओ लाओ धमाधम सब्सक्राइब होता है, लोगों का इंटरेस्ट आता है, और छोटी साइज के आईपीओ में तो और ज़्यादा आएगा, उसको एनकैश करने की तैयारी में पहला 2 बूम को एनकैश, पहला प्राइमरी मार्केट, और दूसरा ये फार्मा सेक्टर में जो कोविड का बूम चल रहा है जी। बोल रहे ये दोनों एकदम परफेक्ट टाइम है कि फार्मा में भी बूम है और कोविड में भी बूम है, ले आओ आईपीओ, ले लो पैसा। क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है उससे कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वगैरह नहीं आ रही, वर्किंग कैपिटल में काम करेंगे। 75 करोड़ रुपए तो वर्किंग कैपिटल में चले जाएंगे, 25 करोड़ अदर कॉर्पोरेट पर्पज में, मतलब ऑफिस ये वो सब डेकोरेशन वो सब उस तरह। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो ठीक है, गंगा बह रही है, स्नान करने का मन है तो आप भी डुबकी लगा लीजिए, लिस्टिंग पे निकल जाइएगा बस। हाई रिस्क वाले, क्योंकि बाकी आपको कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कंफर्ट कम देती, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो लगता है कि पैसा बन जाएगा, मुंह में पानी आता है 100 करोड़ का आईपीओ देख के। अब लेकिन ऑलरेडी इतना भर गया तो लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, 10% कोटा है, मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। तो
हाई रिस्क और लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ पैसा लगाएं, पर दूसरी जो रेलटेल है और ये इतना एनालिसिस किया, इसीलिए मैंने एक दिन का समय आपसे एक्स्ट्रा मांगा, क्योंकि जितना पढ़ रहा था मुझे लगता और पढ़ लूँ, इसलिए एक दिन का नहीं मांगा। तो आज क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले दिन तो वैसे काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन रहा है इसमें, पर यह है आपके लिए 2 IPOs और इसमें क्या एक्शन हो सकता है। आइए आपको बता दें अन्य खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे आज। वरुण और कुशल साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और शेयर्स कौन से। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए आज एक लिस्टिंग भी होने वाली है ब्रूकफील्ड रीट की, तो वहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। इशू प्राइस 275 का है, कुल करीब 8 गुना भरा था ये IPO। इसके अलावा आज FM जो है वो पोस्ट बजट RBI बोर्ड मीटिंग को संबोधित करने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। आज HDFC म्यूचुअल फंड नवनीत मुनुज जो है वो HDFC म्यूचुअल फंड के MDO और CEO का जो कार्यभार है वो संभालने वाले हैं। इसके अलावा टाटा स्टील के जो पार्टली पेड शेयर है उनमें ट्रेडिंग करने का आज आखिरी दिन है, कल से इनमें ट्रेडिंग बंद होने वाली है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, जिसमें नीलकमल, इसके अलावा TCI एक्सप्रेस, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, टोरेंट पावर, तो तमाम कंपनीज है यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जेट एयरवेज ने नतीजे दिए हैं, रेवेन्यूज़ 333 करोड़ पे आए हैं, नुकसान क्या है 2840 करोड़ का। ये FY20 के रिजल्ट है, याद रखिए, इस क्वार्टर के नहीं, FY20 के हैं। आदित्य बिरला फैशन आज से पार्टली पेड अप शेयर जो है उनकी दोबारा ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, तो यहाँ नज़र रखिएगा। पॉली मेडिकेयर QIP के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जो फ्लोर प्राइस रखा गया है इस QIP का 550 रुपीज़ 80 पैसे का रखा गया है। 18 फरवरी को यहाँ बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम इशू प्राइस को लेके चर्चा होने वाली है। अरविंद फैशन 18 फरवरी को यहाँ बोर्ड की बैठक है जहाँ राइट इशू के भाव पे चर्चा होने वाली है। 3 फरवरी को बोर्ड ने राइट इशू के माध्यम से करीब 200 करोड़ के आसपास जुटाए थे। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे इक्विटी के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए 18 तारीख को इस कंपनी का बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। टेक महिंद्रा और विप्रो, ये दोनों ही IT काउंटर आपके रडार पे होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनी ने, जापान की कंपनी है टेलीफोनिका, इसके साथ एक IT सर्विसेज के लिए करार किया। लॉन्ग टर्म करार है, करीब 5 साल के आसपास का ये करार किया गया है, तो दोनों IT कंपनीज को अपने रडार पर रखिएगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। कुशल के पास चलते हैं, उनके पास भी कुछ शेयर्स और फंड एक्शन है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले मज़गान डॉक, इनके लिए जो है पॉजिटिव खबर आ रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना को तीसरे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डिलीवरी इन्होंने कर दी है और यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी इस वजह से बिल्डअप हो सकती है। इसके अलावा SAS इंडिया, यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी ने जो है 18.18 लाख शेयर्स के बाईबैक को मंजूरी दी है, करीब 1.24% इक्विटी। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको प्राइस देखनी होगी, 550 रुपये प्रति शेयर पर बाईबैक प्राइस का ऐलान किया गया है, जो कि कल के प्राइस से ऑलमोस्ट 29% प्रीमियम पर जो है ये बाईबैक प्राइस आता हुआ दिखा है। इसके अलावा कुछ एक बल्क डील्स हैं मेरे पास, जहां पर मैग्मा फिनकॉर्प ये फोकस में रहेगा, क्योंकि परम कैपिटल ने करीब 15 लाख शेयरों की यहां पर बिकवाली की है 103 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही सफारी इंडस्ट्रीज, इधर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है, जहां पर मोतीलाल ओसवाल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने करीब 2 लाख शेयरों की खरीदारी की है 540 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी 6 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। और साथ ही सुंदरम म्यूचुअल फंड, इन्होंने भी करीब 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 540 पर टैनो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड ने करीब 11 लाख शेयरों की यहां पर बिकवाली की है 540 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर। इनसाइडर ट्रेड्स भी हैं कुछ मेरे पास, जहां पर अदानी ग्रीन एनर्जी, यहां पर प्रमोटर ने 25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 12 फरवरी को। इसके साथ ही जो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी CG पावर, यहां पर भी प्रमोटर ने करीब 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 11 से 12 फरवरी के बीच। और BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, यहां पर भी प्रमोटर ने करीब 73,000 शेयरों की खरीदारी की है 12 फरवरी को। और एक प्राइस बैंड रिविजन है रूट मोबाइल का, जो 20% से अब 10% हो गया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। ब्रोकरेज एक्शन किधर है, आइए जानते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ग्लेनमार्क देखिए, ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 580 से बढ़ाकर 595 कर दिया है और ये मान रहे कि आगे जाकर कारोबार में करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैल्यू अनलॉकिंग और कर्ज कम करने पर कंपनी का फोकस रहेगा, जिसके चलते HSBC होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटाया है, 563 रुपये से घटाकर 550 कर दिया है। 490 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स, कल मैनेजमेंट की तरफ से EV पर फोकस के कुछ बयान आए थे, उसके बाद देखिए UBS की रिपोर्ट आई है।
हालांकि खबर के बाद जो है न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 360 रुपए का लक्ष्य दिया है, 332 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और यूबीएस का स्ट्रांगली मानना है कि स्टॉक के भाव में अगर आप देखें तो सारी अच्छी खबरें जो हैं शामिल नजर आ रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की हिंडाल्को पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 335 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन ये मान रहे कि स्टॉक 500 रुपए का लक्ष्य भी छू सकता है अगर कंपनी जो है आरओई सुधारने पर फोकस करे, ग्लोबल ग्रोथ में सुधार देखने को मिले तो ऐसा होगा तो री रेटिंग होगी। और FY24 पी के हिसाब से अगर आप देखें ईवी एबिटा तो करीब 6.5 का मल्टीपल ये दे रहे हैं, 291 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। इन्फोएज यहां पर भी नजर रखिएगा, CLSE की रिपोर्ट है, वो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3580 से बढ़ाकर 5740 कर दिया, 5500 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। NNBC क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ, 162 का लक्ष्य है, 112 का कल का क्लोजिंग है और ये मान रहे कि आगे जाकर एबिटा में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। ONGC CLSE ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, बिकवाली की राय को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 90 से बढ़ाकर 105 कर दिया है, हालांकि 99 कल की क्लोजिंग है। मदरसन सुमी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 251 के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है अपोलो हॉस्पिटल पर सिटी की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2740 से बढ़ाकर 3200 रुपए का किया है। तो जो आशीष सबसे बढ़िया रिपोर्ट है वो हिंडाल्को पर, हिंडाल्को में बढ़िया रिपोर्ट नजर आ रही है, जेपी मॉर्गन वाली, वो सबसे बढ़िया मानी अच्छी जाएगी। रिपोर्ट है अनिल जी। तो देखते हैं आज हिंडाल्को के स्टॉक पर क्या एक्शन होता है। आइए बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, और वक्त है पिक ऑफ द डे का। तो चूंकि रिजल्ट सीजन अब हो चुका है खत्म, तो पिक ऑफ द डे का सीजन फिर से हो चुका है शुरू, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, किरण यादव, हिमांशु गुप्ता जी और अमरीश बलिगा सर, आप सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग। करते हैं शुरुआत। वागले साहब बताइए सर, आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसका मैंने जिक्र कल भी किया था। कल एक ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज और कल में और एक फॉलोअप मूव आनी चाहिए। 476 476 का बंद है, मेरा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है 467 का, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 रुपए नीचे आता है तो ज़्यादा बेटर होगा। और मुझे लगता है ये 25 से 30 रुपए की मूव आज और कल में देना चाहिए। 504 का मेरा टारगेट है। ओके, तो 504 के टारगेट के लिए आपको करनी है LIC हाउसिंग में खरीदारी। ये है वागले साहब की आज की पिक। आइए बंसल जी से भी ले लेते हैं उनकी पिक। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी की राय है 1950, 1950 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2037 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी की राय है। ओके, तो 1985 पर कल हुआ है बंद, यहां पर खरीदारी करने की राय है। 1950 का स्टॉप लॉस और 2030 टारगेट है, राइट सर? 2037 ओके, 2037 का टारगेट रखें और करें खरीदारी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे FDC चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है। FDC 300 रुपए के आसपास का कल का क्लोजिंग है। FDC पिछले 3 दिनों से लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है और अब स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का इमीडिएट ऊपर पे ट्रेडिंग के लिहाज से जो टारगेट बनेगा वो 310 रुपए का है और ये 310 रुपए के लेवल ब्रेक होने चाहिए और 325 रुपए तक का मूव FDC के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो FDC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 310 और 325 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो 290 के आसपास का बन रहा है, तो 290 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 310 325 के टारगेट्स के लिए। ओके, किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं अपनी पिक। अनिल जी कल का ही मेरा पिक है, वेरी गुड मॉर्निंग पहले तो आपको और दीप को। और कल का ही पिक है SBI, यही बाय करके चलना चाहिए। कल की क्लोजिंग 407 के आसपास थी। मेरा मानना है कि इधर से 402 ये एक बाइंग रेंज रहेगी। आपका स्टॉप लॉस 397 का रहेगा और टारगेट लगभग 420 से लेके 425 आज तक के लिए। और जो मैंने 35 का एक हफ्ते का दिया है तो वो तो टारगेट पोजिशनल में बने रहने की सलाह होगी। तो ये है आपके लिए SBI में खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। पहले तो सर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर पिक ऑफ द डे है फेडरल बैंक में खरीदारी की राय रहेगी। मुझे लगता है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। कल 85 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में यहाँ पर काफ़ी खरीदारी होते हुए नजर आई है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 84 रुपये 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 91 रुपये के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी की राय है। फेडरल बैंक में करें खरीदारी, आप ये है राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। अमरीश सर भी हमारे साथ है। अमरीश सर बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे। मेरा पिक ऑफ द डे है ग्रीव्स कॉटन। ये बनाती है 3 व्हीलर्स, जनरेटर्स, पंप सेट्स और टिलर्स। पर इन्होंने रिसेंटली इन द सेंस लास्ट 1.5 साल में एक बड़ा एंट्री लिया है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, एंड दे सेल अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एम्पियर, और ई रिक्शाज में भी लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे जो हम लोग ने ग्रोथ देखा है काफी अच्छा है। लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ करीब 28% का था, एंड दिस स्टॉक इज टू कोट एट अबाउट 140 प्री कोविड, वहां से 65 तक आया था नवंबर में जब मैंने एसपीएल मिड कैप शो पे रेकमेंड किया था विद टारगेट ऑफ 110। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो नियरली 50% ग्रोथ आया रेवेन्यू पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा हैज ग्रोन बाय 212%. So, and at the same time, I expect the 3-wheeler business to come back on track over the next 1 quarter. So, मेरा intraday target है इसमें करीब 98 का, but if you are holding for the next 3 months, मेरा पहले का target था 110, which I'm revising to 130. ओके, तो ये है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन में खरीदारी करने की राय। 98 रुपये ये छोटा टारगेट है, और 130 रुपये ये पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके लिए टारगेट अमरीश सर की तरफ से आता हुआ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और अनिल जी आप सभी लोगों को और साथ ही सभी दर्शकों को भी अनिल जी बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस में। कल हमने सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में तेजी बनते हुए देखी, एलआईसी फाइनेंस में जबरदस्त तेजी बनी, और बजाज फाइनेंस में अनिल जी एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। तो बजाज फाइनेंस को बाय करना है। यहां पर 5650 5650 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 5900 का, 5900 का, और दूसरा टारगेट 6050 का है। तो 6050 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी कराएं। ओके, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर रखें नज़र। कल हमने देखा था टुवर्ड्स क्लोज बढ़िया मूव आई थी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों पर, और आज वो एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है आपको। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स पर डालें नज़र जो एक्शन में आपको आज आते हुए दिख सकते हैं। आईटी स्टॉक्स, थोड़ा रोटेशन इसमें शुरू हुआ है, अब वो मोमेंटम बढ़ता है कि नहीं है ये जानना चाहेंगे। टेक महिंद्रा, विप्रो आज दोनों ही खबरों में है। इन्होंने करार किया है जर्मनी की टेलीफोनिका के साथ। हिमांशु जी जरा टेक महिंद्रा के चार्ट्स पर नजर डालें। 1000 के ऊपर जाने में बार बार प्रॉब्लम दिखा रहा है इस शेयर। फिलहाल क्या सेटअप दिख रहा है 980 के पास? दीपांशु जी मैं कहूंगा कि सेटअप पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी अच्छी रैली बनी हुई है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि क्लियरली जो बाजार का रुझान है वो फाइनेंशियल्स की तरफ ज्यादा रहा है। इसके चलते मुझे लगता है कि आईटी जो है वो खासतौर पे जो लार्ज कैप आईटी है वो कंसोलिडेशन मोड में है। बट मैं कहूंगा कि टेक महिंद्रा का सेटअप काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे 970 975 की एक अच्छी बाइंग जोन है जहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 958 960 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और इवेंचुअली मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1010 और आगे चल के 1030 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, देखते हैं 1000 के ऊपर ये जाने की कोशिश करता है और उसके बाद क्या चाल रहेगी। टेक महिंद्रा पर रखें नजर। किरण जी एक बार जरा विप्रो पर भी बात करें। थोड़ी कंसोलिडेशन दिख रही है इन फ्रंटलाइन आईटी नेम्स में। विप्रो की चार्ट क्या दिखती है सर 440 के करीब? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है, एक टाइम करेक्शन है। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट लेवल लगभग 452 के आसपास है। एक बार ये निकल जाए तो मेरा मानना है कि 480 के आसपास के लेवल्स आपको विप्रो में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए विप्रो, टेक महिंद्रा, आज दोनों ही कंपनीज खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगी। अमरीश सर, माजगांव डॉक, इस पर आपकी राय? ऑलरेडी एक मजबूत ऑर्डर बुक है और इनके जो ऑर्डर्स हैं उसमें वो डिलीवरी शुरू हो गई है। कुछ महीने पहले स्कॉर्पियन क्लास के दूसरे सबमरीन की इन्होंने डिलीवरी की थी, अब तीसरे सबमरीन की करी है। आगे जाकर और एग्जीक्यूशन में सुधार के भी संकेत हैं। क्या राय देंगे सर इस चार्ट पर? मैजगांव डॉक्स इनफैक्ट मेरा बजट पिक भी था, एंड इनफैक्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट है करीब 280 to 320 का हो जाना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 6 months to 9 months, क्योंकि जिस हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन डिफेंस एज वेल एज आत्मनिर्भर भारत, clearly I think the order book position is going to improve majorly going ahead. और नेवी का यदि बजट देखें तो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करीब 4 लाख करोड़ का है ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years.
तो मुझे लगता है कि दिस स्टॉक कैन सी लेवल्स ऑफ अबाउट 280 to 320। ओके, तो 280 से 320 के लेवल्स के लिए मज़गांव डॉक पर रखें नज़र। जिस तरह से यहाँ पर एक्शन बन रहा है, आगे और तेज़ी आपको दिख सकती है। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी एक बार राय लेना चाहूँगा मैं सुमित जी से। सुमित जी, एक्शन कल भी दिखा था, इक्विटी के माध्यम से ये पूंजी जुटाने पर 18 फरवरी को विचार करेगा बोर्ड इनका। कल भी अच्छी मूव थी, आज ये मूव कंटिन्यू करते हुए देखते हैं सुमित जी। देखिए दीपांशु, स्टॉक के अंदर मूव तेजी का मेंटेन है, स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और मेरे को लगता है कि ये मूव जारी रहना चाहिए। 55 रुपए का लेवल निकलने के बाद 58 से 60 रुपए तक के लेवल जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, 51, 50, 52 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 55 के बाद 58 से 60 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 58 तक के लेवल्स के लिए दौड़ लगाते हुए आपको दिख सकता है IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर रखिए नज़र। कुणाल जी, पॉली मेडिक्योर जरा इस पर राय दें। QIP की इन्होंने घोषणा करी है, 18 तारीख को QIP का फाइनल प्राइस ये डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल जो फ्लोर प्राइस है वो 550 के आसपास है, तो करंट प्राइस से तो डिस्काउंट वहाँ पर आता ही है। पर चार्ट क्या कह रही है सर पॉली मेडिक्योर की? देखिए, चार्ट तो बहुत ज़बरदस्त है दीपांशु, काफ़ी बड़ी तेज़ी स्टॉक में हमने देखी है। इसमें 2 बार ब्रेकआउट आ चुका है और उसके बाद जब हाल का ब्रेकआउट हुआ था 560 रुपए के ऊपर, उसके बाद हमने पिछले 4-5 सत्रों में रनवे रैली देखी है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा आप, क्योंकि काफ़ी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ा ओवरबॉट दिखता है चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि एक इसमें आपको पुल बैक नीचे की तरफ जरूर देखने को मिलेगा और उन स्तरों पर दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। तो मुझे लगता है कि 600 तक स्टॉक नीचे आ सकता है और हो सकता है 590 तक भी चला जाए। तो 600, 590 के आसपास मुझे लगता है दोबारा खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए, थोड़े डिप पर आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। बंसल जी, अरविंद फैशन पर कोई राय? 18 फरवरी को इनकी भी बोर्ड बैठक है। राइट इशू के भाव पर फाइनलाइजेशन के लिए 3 तारीख को राइट इशू को मंजूरी दी थी, 200 करोड़ के, माफ कीजिएगा। क्या चार्ट कह रही है अरविंद फैशन की सर? तो अरविंद फैशन का चार्ट देखें तो चार्ट न्यूट्रल है। कोविड के चलते जो एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था बोथ इसके अंदर और आदित्य बिरला फैशन के अंदर, वो वापस रिबाउंड नहीं हुआ है। ये जरूर है कि वर्स्ट ओवर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे में 163, 162 के अराउंड एक सपोर्ट है और ऊपर में 170 एक रेजिस्टेंस है। तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना हो तो 170 के ऊपर निकले तब इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तब खरीदारी करनी चाहिए। ओके, थोड़ा और अपमूव का इंतजार करें, फिर अच्छा ब्रेकआउट इस पर आ सकता है। अमृतसर हिंडाल्को पर आप क्या राय देंगे? क्योंकि इनके नतीजे अच्छे रहे थे, इनकी जो सब्सिडियरी नोवेलिस, वहां से तो अच्छे नतीजे आ ही थे। आज JP मॉर्गन कह रहा है कि वैसे टारगेट 335 है, बट री रेटिंग होगी तो 500 तक स्टॉक जा सकता है। आप अग्री करेंगे? 500 तक तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है। आई मीन ऑल्दो लाइक मेटल प्राइसेस आर आल्सो मूविंग अप डिसेंटली वेल, स्पेशली एल्यूमिनियम में, पर आई थिंक एट 500 इट विल बिकम टू एक्सपेंसिव। तो मुझे लगता है कि वहां तक यदि जाए तो आई थिंक पीपल शुड लुक एट बुकिंग आउट। तो 500 थोड़ा दूर लग रहा है, बट डेफिनेटली एक्शन भरपूर है मेटल स्पेस में और उसमें से हिंडाल्को भी एक अच्छा परफॉर्मर है। वागले साहब, मेरे को याद है लास्ट वीक आपने हिंडाल्को पर कॉल भी दी थी सर। आज अगर इस रिपोर्ट के दम पर स्टॉक पर मूवमेंट आता है तो कोई ट्रेड का मौका मिलेगा? दीपांशु, पोजिशनली मेरा इस पे व्यू बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये चल चुका है जब से आई थिंक हमने 15-1 रुपए की पहले नीचे में दिया था। मेरा ये 310-315 तक का व्यू है पोजिशनली, और ऑन द डाउन साइड 275 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। तो 275 का सपोर्ट है और पोजिशनली अगर आप देखें तो बढ़िया मूव आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। हिंडाल्को पर रखनी है आपको नज़र। हिमांशु जी, इन्फो एज कल बढ़िया एक्शन में दिखा था स्टॉक, 5500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और आज CLSA की रेटिंग बरकरार है, आउट परफॉर्म की, और उन्होंने टारगेट बढ़ाकर अब 3740 का कर दिया है। तो इन्फो एज का कल का जो मोमेंटम है आज कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखता है? दीपांशु जी, मैं कहूंगा कि एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलरेडी 4200-4300 के लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा दी है और 5500 के ऊपर की कल के सेशन में क्लोजिंग भी दी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि 5500, 5600 यहाँ पर थोड़ा सा एक सप्लाई जोन है। अगर स्टॉक 5600 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से ऑल टाइम हाइज की तरफ चलेगा और आगे चल के 6000 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो 6000 तक के लेवल्स के लिए इन्फो एज हो रहा है तैयार। नजर रखिए इस काउंटर पर, जबरदस्त तेजी इस पर बनी हुई है। अमरीश सर, वैसे तो नतीजों का सीजन खत्म हो गया, बट फ्रंटलाइन पैक से आज नेस्ले के नंबर्स आने चाहिए। जिस तरह से बाकी एफएमसीजी की परफॉर्मेंस रही है, नेस्ले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेस्ले का परफॉर्मेंस तो अच्छा होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम सी इन द लास्ट 3-4 महीने में देखें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा है। So in case the results surprise, then I think we could see levels of about 18,750 to 19,000. ओके, तो 19,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं नेस्ले पर। कल भी पॉजिटिव ही एक्शन दिखाया, 1% ऊपर था। आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे आने का अनुमान है।